नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आज देश ने संसद भवन परिसर में एक अलग नाटक देखा। पप्पू यादव भगवा चोले में संसद पहुंचे। राम मंदिर दान चोरी को लेकर उन्होंने सो कॉल्ड प्रोटेस्ट किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी शामिल जरूर हुई। जाहिर है प्रदर्शन के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। लेकिन गंभीर सवाल उस ड्रामे को लेकर उठे जिसमें हिंदू आस्था से जुड़े चिन्हों का इस्तेमाल किया गया। सवाल ये उठा कि क्या ऐसा ही प्रोटेस्ट कभी वक्फ संपत्ति और घोटाले को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने किया? सनातन का अपमान क्या सिर्फ इसलिए होता रहा क्योंकि सनातनी सहिष्णु है? शुक्रवार को संसद के प्रांगण में पप्पू की नौटंकी चली। पप्पू यानी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पीछे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी सांसद खड़े थे। सभी खिलखिलाते हुए राम मंदिर में हुए दान चोरी से आहत थे। खूब नारेबाजी थी और उनके सामने पप्पू की नौटंकी थी। पप्पू साधु वेश में आए थे, त्रिपुंड लगाए थे, मुख में राम थे और हाथों में श्री राम की तस्वीर भी लाए थे। राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। लेकिन पप्पू यादव के ड्रामे और राहुल गांधी के उनके ड्रामे को दिए समर्थन पर बवाल मच गया कि कालनेमी कपड़े बदल करके, रूप बदल करके यहाँ आ गया है। तो जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष के बड़ा घृणित तरीके से सनातन का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सबसे बड़ी रामलला का अपमान किया, भगवान का अपमान किया। सवाल पप्पू के स्वांग पर नहीं है। अभिनय अच्छा था, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा कौन सा अभिनय? राम भक्त होने का, राम मंदिर दान चोरी से आहत होने का, या फिर राम मंदिर के बहाने घड़ियाली आंसू बहाने का? किसी ने लिखा निमंत्रण मिलने के बाद भी राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए, लेकिन जैसे ही हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का मौका मिला जेब से पैसे निकल गए। तो किसी ने लिखा सदन परिसर में जिस तरह रामलला का उपहास उड़ाया जा रहा है, देश इस अपमान को भूलेगा नहीं। हिंदू आस्था विरोधी इंडी गठबंधन को देश माफ नहीं करेगा। तो एक और शख्स ने लिखा कि संसद के प्रांगण में चंदा चोरी के आवरण में जो तमाशा रचा जा रहा है वो किसी नीति का विरोध नहीं, बल्कि सनातन आस्था और भारतीय संस्कृति पर सीधा प्रहार है। ये भी लिखा गया कि अयोध्या पर इनका ड्रामा देखिए, पप्पू यादव भगवाधारी हो गए हैं और राहुल गांधी राम भक्त हो गए हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसे भले ही पप्पू यादव हाथ में रामलला की तस्वीर और भगवा धारण न करें, लेकिन राजनीति के लिए वो ऐसा करने से चूके नहीं। क्या इसलिए क्योंकि ऐसा करना वोट बैंक वाली राजनीति को उनके सूट करता है? हद तो ये हो गई कि एक हाथ में रामलला की तस्वीर लिए हुए थे और दूसरे हाथ से अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में उन्होंने रामलला की तस्वीर को जमीन पर रख दिया। तो वहीं राहुल गांधी ने भी दानदाता का किरदार निभाया और आखिर में पप्पू यादव दान को समेट कर भागे। छीना झपटी में रामलला की तस्वीर जमीन पर गिर गई। अब सवाल है कि क्या किसी दूसरे धर्म या आस्था के चिन्ह के साथ कांग्रेसी और विपक्षी ऐसा कर सकते थे? इन्हीं सवालों के साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास नाराज हैं, गुस्से में हैं। अरे आप एक लोकतंत्र के वो मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर का आप पुजारी हो
और इतने वोटों से चुनकर आप जाते हो। राम मंदिर परिसर में कुछ कर्मचारियों के द्वारा वहां पर गड़बड़ी की गई, लेकिन आपने उसको भगवा वेश में, पुजारी के वेश में, संत के वेश में, माला, त्रिपुंड, भगवा चोला पहनकर और वहां पर दान पात्र लेकर आप संसद भवन परिसर में बैठ गए हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग तुम्हारे गिरेबान पकड़ के खींच रहे हैं। तीसरी तरफ राहुल गांधी वहां पर तुमको चंदा देने जा रहे हैं और तुम चंदा जेब में रख ले रहे हो, दान पात्र से हटाकर। क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या दर्शाना चाह रहे हो? कभी आपने मुसलमान बनकर, टोपी पहनकर, आतंकवाद AK-47 लेकर आपने प्रदर्शन किया क्या? पूरे दुनिया में आतंक जो व्याप्त है इस्लाम के द्वारा है। सवाल उठने स्वाभाविक भी हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन करना ही था तो इस नौटंकी की क्या जरूरत थी? क्या ये हिंदुओं की आस्था, उनके आराध्य और उनकी संस्कृति का अपमान नहीं था? दान चोरी हुआ ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि राम मंदिर चोरी मामले के आरोपी जेल में हैं। SIT अपनी जांच कर रही है और यह भी सच है कि इसमें कोई भगवाधारी संत आरोपी नहीं है। तो फिर निशाना कहां था विपक्ष का? सनातन चिन्ह और पहचान पर, संतों पर? क्या कांग्रेस और विपक्ष ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर कभी ऐसा प्रदर्शन किया? जबकि हकीकत यह है कि वामसी पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 58,898 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। तो क्या राहुल गांधी ने या फिर मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करने वाले किसी नेता ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर भी कोई ऐसा प्रदर्शन पहले कभी किया? या पप्पू यादव का ड्रामा सिर्फ इसलिए चला क्योंकि बहुसंख्यक आबादी की आस्था को ऐसे ही हल्के में लिया जाता रहा है? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पप्पू यादव अब के केवल सवाल नहीं है, सवाल है सपा और कांग्रेस मिलकर के राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का। जिस ढंग से दिखाया कि पप्पू यादव साधु बन गए हैं और चोरी कर रहे हैं, ये देश का साधु संत, देश का सनातन इसे बर्दाश्त करेगा? ये सोची समझी रणनीति है कि भारत में सनातनियों को बदनाम करो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष जानबूझकर सनातन संस्कृति और आस्था से जुड़ी चीजों का मजाक बना रहा है? तो इसकी वजह है क्योंकि भगवान राम से कांग्रेस दूरी बनाती रही है। वजह है वो वोट बैंक जो 90 के दशक के बाद से लगातार उससे दूर होता चला गया और कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हुई। अब कांग्रेस बेचैन है उसी वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी राम मंदिर में दर्शन करने आज तक नहीं गए? प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिला तो भी आयोजन से दूरी बनाई। वैसे वोट बैंक के तुष्टीकरण की कोशिश बहुत पहले से कांग्रेस में शुरू हो गई थी, जब 2007 में कांग्रेस की UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम को काल्पनिक कहा। यह भी कहा कि श्री राम के होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक की तलबगार समाजवादी पार्टी भी रही है। अब इसी वोट बैंक पर नजर असदुद्दीन ओवैसी की भी है। बंगाल में वो भले चूक गए हों, लेकिन यूपी से सटे बिहार में वो करामात तो दिखा ही चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वोट बैंक के बिखर जाने की ऐसी चुनौतियों के बीच कथित सेक्युलर दलों के सामने बस एक ही रास्ता बचता है, जाति वाली राजनीति को धार देने का और सनातन पर हमला करने का। लेकिन कहीं सनातन का अपमान भारी तो नहीं पड़ जाएगा उन समाजवादी पार्टी के लोगों से कि तू गिरेबान पकड़कर खींच रहे हो, सपा का टोपी लगाए हो, और एक तरफ पप्पू यादव भगवान राम का फोटो अवधेश के चरण में डाल दे रहा है। ये क्या सनातन का अपमान नहीं है? संस्कृति का अपमान नहीं है? ये देश सनातन संस्कृति वाला देश है, ये मुल्ला मौलवी का देश नहीं है। इस प्रकार से संतों का अपमान, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। कांग्रेस की भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी और पप्पू यादव की भी यह चुनौती सनातन धर्म और उनके साधु संतों को दी गई है। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, बेशक लड़िए राजनीतिक दल के नाम पर, परंतु भगवान राम को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में
पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके एक दुर्दांत अपराधी इन के प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चंदा चोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन और भगवा के खिलाफ इन्होंने किया है। और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। ये पूरा विपक्ष कंफ्यूज है। बीजेपी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा है। पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा के गोमूत्र वाले बयान को भी बीजेपी ने अपने इन्हीं आरोपों के दायरे में रखा। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्ला रही है, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर। तो प्रियंका वाड्रा के गोमूत्र वाले बयान पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। देश भर के 200 से ज्यादा शिक्षाविदों ने ओपन लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इन पत्र में देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स ने हस्ताक्षर किए हैं और सीधे लिखा कि उपहास उड़ाना तर्कपूर्ण चर्चा का विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तर्क से कांग्रेस या विपक्ष चल कहां रहा है। वोट बैंक को साधने और हिंदू को बांटने के सूत्र पर वो किसी हद तक जाने को तैयार है। वैसे भी चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों पर ही हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने और सनातन के अपमान के आरोप लगते रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी सनातन पर वार कांग्रेस और विपक्ष के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियां कुल्हाड़ी पर पैर मारने का इशारा तो कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जंतर मंतर पर जो घमासान शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर के बाद कार्रवाई शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि इस बीच उन जवानों के घर वाले भी सामने आए जो जंतर मंतर पर घायल हुए थे। इन पुलिसकर्मियों के परिजनों की यही सवाल है कि क्या उनका दर्द किसी को नजर नहीं आता। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। और 25 में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर फेल्टिंग स्टार्ट कर दी। मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए।
शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। किसी घायल पुलिसकर्मी की पत्नी के चेहरे पर बेहिसाब तनाव है। किसी लहूलुहान पुलिस वाले का बेटा बुरी तरह डरा है। किसी चोट खाए पुलिसकर्मी की बेटी उन पलों को अभी तक भूल नहीं पाई। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसने दिल्ली पुलिस के घर वालों को झकझोर दिया है और इसी वजह से घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आंदोलन में किसी तरह जान बचाने वाले घायल पुलिस वालों के अपने पूछ रहे कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी क्यों? इनके परिवार की किसे फिक्र है? रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। दिल्ली पुलिस दावा कर चुकी है कि कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी घुसे थे। हो सकता है उनकी मंशा छात्रों की मांगों से अलग रही क्योंकि धरना शांतिपूर्वक चल रहा था, फिर अचानक हिंसा में कैसे तब्दील हो गया। निहत्थे पुलिस वालों को क्यों टारगेट किया गया? 20 जुलाई की उसी आपबीती को सुनाने के लिए घायल पुलिसकर्मियों के घर वालों को आगे आना पड़ा। उस भयावह मंजर की एक एक तस्वीर इन्हें 10 दिन बाद भी झकझोर देती है। घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? बीजेपी का पुलिस वाले की परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के पास बीजेपी के खिलाफ पैलेट गन वाला नैरेटिव है, मगर घायल पुलिसकर्मियों से सहानुभूति पर चुप्पी है। क्या ये उनका एक तरफा नजरिया नहीं? बात सिर्फ इतनी भर नहीं कि छात्रों के आंदोलन में 250 जवान घायल हो गए या 25 से ज्यादा सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया, 110 से ज्यादा बैरिकेड्स तोड़े गए, 50 से ज्यादा शील्ड टूट गए, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान हुआ। इन आंकड़ों के बाद भी विपक्ष की अपनी सहूलियत के हिसाब से तर्क है। घायल पुलिस वालों के समर्थन में 2 शब्द बोलने की बजाय उन्हीं पर सवाल है। पुलिस में नौकरी करने के लिए आए, राजनीति करने की कोशिश ना करें। बच्चों को गोली मारने का अधिकार नहीं है कि तुम गोली मारोगे सीधे बच्चों को। अरे इमरान भाई, पुलिस वाले भी तो घायल हुए हैं इमरान जी। तो गोली थोड़ी मारेंगे सीधे बच्चों को। ये कह रहे हमारे लिए भी बात करिए। बच्चों को गोली नहीं मारेंगे सीधे। हाँ। बच्चों को गोली मारने के लिए पुलिस नहीं है। हाँ। पुलिस का काम पुलिसिंग करना है, पुलिसिंग करे। आंदोलन नहीं कर सकते क्या? आतंकवादी है क्या? मतलब परिवार को भी डराना है, आगे चलकर फिर दोबारा आना नहीं है, इसकी तैयारी अभी से शुरू हुई है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो। आप जानते हो जो कुछ करेंगे वो गलत काम है। बस राजनीति खेलना है, सत्ता पे आना है। अब कॉकरोच नहीं क्रश होगा, इतना ध्यान में रखना। पीएम मोदी को दिल का एंगल बदलने की सलाह देने वाला विपक्ष अपने चश्मे के एंगल को नहीं बदल पा रहा और शायद इसीलिए जंतर मंतर और उसके आसपास दिखने वाले 989 अपराधियों को लेकर कोई सीधा जवाब अभी तक नहीं आया। एंटी मोदी खेमे की सुई FIR वाले फ्रेम पर अटकी है। नैरेटिव यही है कि छात्रों को परेशान किया जा रहा। विपक्ष के तेवर से फिलहाल यही लग रहा, जब तक मानसून सत्र रहेगा इस पर सियासी तनातनी जारी रहेगी। सब बिल पर
सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तो कांग्रेस तैयार नहीं है और न उनका ये एजेंडा है। एक शब्द नहीं बोले राहुल गांधी, केवल झूठ, सदन को गुमराह करना, इसके अलावा कुछ काम उन्होंने नहीं किया। दोनों सदनों में बिल पारित हो गया। गंभीरता के साथ सरकार इस पर काम कर रही है। उनको न छात्रों के हितों से कोई लेना देना, न छात्र आंदोलन से कोई लेना देना। उनका तो एक एजेंडा है कि झूठ के आधार पर परसेप्शन कैसे बनाना है, लेकिन उन्हें भ्रम है। समाज पूरी तरह से जानता है, देश पूरी तरह से जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम देश के अंदर हुआ है। इस पूरे एपिसोड में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की चिंता भी सामने आई। दिल्ली पुलिस महासंघ के बैनर तले कई पूर्व पुलिस अधिकारियों ने घायल जवानों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। ये केवल अपराधियों की बात कर रहे हैं, ब्रूटल है पुलिस। अरे पुलिस अधिकारी भी किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है। मेरे मित्रों, इसलिए हम इसी समाज के हैं। हम जगते हैं तो तुम सोते हो। हम वो हैं, वो जवान जिन्होंने नक्सलवाद को, आतंकवाद को खत्म करने के हजारों में सैक्रिफाइस दिया है। हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ हैं। उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहाँ आज उनके खड़े हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं। और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत। हमें बच्चों के भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए, सभी को व्यक्ति दुख हुआ है। लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहाँ एक्सप्रेस करें। दिल्ली पुलिस के जवान छुई मुई जो मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कहाँ तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बातें करें जिससे भारत माता की एकता मजबूत हो, भारत माता गौरव बढ़े, मान बढ़े। जंतर मंतर पर जो बवाल हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को सुनवाई करने वाला है। हालांकि उससे पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 13 एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है, मगर आपराधिक रिकॉर्ड वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। उपद्रवियों पर दर्ज 21 एफआईआर रद्द नहीं होगी, ये दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पर मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए अपशब्द कहे और गालियां दी। नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज हुई 0 एफआईआर पर अब दिल्ली के संसद मार्ग थाने की पुलिस जांच पड़ताल करेगी। उसके वायरल वीडियो की इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर उससे कहे गए शब्दों के आधार पर कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि छात्र आंदोलन में शामिल हुई 25 साल की इस लड़की को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी भी उसके सपोर्ट में उतर आई है। पूरे देश के स्टूडेंट्स को ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत मत करना फिर से बीजेपी की सरकार से सवाल करने का, हिम्मत मत करना फिर से प्रोटेस्ट करने का। आदत नहीं यार मुझे ना। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहने वाली रुचिका सिंह के बारे में दावा किया जा रहा कि वो गायब है, परिवार भी सामने नहीं आ रहा। कई दिनों के बाद भी उसने कोई वीडियो जारी नहीं किया। इसी आंदोलन से वायरल हुई श्रद्धा सिंह अपनी उस करतूत के लिए माफी मांग रही, जिसे जंतर मंतर पर फेमस होने के चलते अंजाम दिया था। आंदोलनकारियों के अपने तर्क है, विपक्ष के अपने सवाल और दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष। इन सबके बीच एक सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। तो इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो जारी किया और आश्वासन दे दिया कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए बात बूंदों की शक्ल में आसमान से बरसती तबाही की करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा कहर असम में टूट रहा है। जी हां,
असम में बाढ़ विकराल रूप ले चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि खेत खलिहान, मकान, सामान सब बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक असर जो है चराईदेव जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 80,000 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। शिवसागर में करीब 71,000 और जोरहाट में 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बाढ़ हमेशा आती है, लेकिन ऐसा सैलाब पुरखों ने भी कभी नहीं देखा था। नवभारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जब असम नागालैंड सीमा पर बसे एक गांव में पहुंचे तो कलेजे को कपा देने वाला मंजर जो है वो कैमरे में कैद हुआ। ये ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। फ्लैश फ्लड के साथ आई तमाम मिट्टी और गाद के बीच लोगों के घर दबे पड़े हैं और हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल है। अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर अभी भी जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर लगभग कई फीट जो है इस तरह का मलबा जो है, मिट्टी का दलदल जैसा जो हिस्सा है, ये पूरा बना हुआ है और लोगों के लिए यहाँ पर अब जिंदगी जीना किसी नरक के बराबर है। और हालात ये थी कि जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो 15-15, 20-20 फीट से ज्यादा पानी जो है लोगों के सर के ऊपर से बह रहा था। कुछ लोग बच गए, लोकल नावों का सहारा लिया और उस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जब तक आती तब तक लोग गांव से बाहर निकल चुके थे। हम लोग एनडीआरएफ को कॉल कर रहे थे, लेकिन एनडीआरएफ आया नहीं था। जब यहाँ पे लोकल जब नाव था, जो लोकल नाव ने हम लोग का पूरा गाँव बचाया। नहीं तो यहाँ पे जितना गाय मरा हुआ है वैसे इंसान मरा हुआ ना था। अच्छा जी हाँ। क्या हालात है, कितने गांव मरे, क्या लोग भी बह गए यहाँ पर? लोग तो बहे हैं आपके इधर। हम लोग को जो अभी ग्राउंड जीरो बोलते हैं उस जगह का अभी हो गया, ग्राउंड जीरो हो गया। वहाँ पे अभी 5 लोग, 2, 3, 4 औरत और एक उधर बहाया नहीं है, गुजर गया है। 2-3 डेड बॉडी कल भी निकला है। और ये जगह जो है बहुत दलदली हो चुकी है। मैं और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक जी लगातार, क्योंकि यहाँ पर आना और यहाँ की जो दुर्गंध और बदबू फैली हुई उन सब के बीच में इस त्रासदी आपदा को दिखा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि टाइम्स नाउ नवभारत आपको इस ग्राउंड जीरो से, क्योंकि इस पूरी आपदा का सबसे बड़ा हिट पॉइंट माना जा रहा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहें। मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत के लिए असम के शिवसागर के नेपाली खुटी इलाके से। असम ही नहीं, मौजूदा वक्त में देश के कई राज्य कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश से चट्टानें दरक रही हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में लैंडस्लाइड हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। कुल्लू में फिर बादल फटने से कई रास्ते और सड़कें इस वक्त बह गई हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बारिश हो रही है, जो कि अब लोगों को डराने लगी है। पुणे में बांध से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं गुजरात के कई जिलों में जमीन सैलाब में समाई हुई है। अहमदाबाद में फिर एक बार कुछ घंटों की बारिश ने शहर को मानो तालाब में तब्दील कर दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद में आज शाम को हुई सिर्फ 1 इंच बारिश ने पूरे अहमदाबाद का हाल बेहाल कर दिया है। अभी हम खड़े हैं अहमदाबाद के सबसे प्राइम एसजी हाईवे पर, जो अहमदाबाद और गांधीनगर को कनेक्ट करता हुआ एक सबसे मेन हाईवे है। उस हाईवे की आप हालत देखिए, सिर्फ 1 इंच से भी कम बारिश हुई है। वो बारिश में यहाँ पर ये हाल हो चुका है। सारी जितने भी व्हीकल्स यहाँ पर निकल रहे हैं, सारे बड़े मुश्किल से यहाँ से निकल रहे हैं और सारे व्हीकल को यहाँ पर काफी स्ट्रगल हो रहा है। और उसके साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो जितनी भी गाड़ी यहाँ पर फंसी है उसको निकालने में लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये BMW भी यहाँ पर पड़ी है और उसके साथ ये जो पुलिस का जो टॉइंग व्हीकल है उसके जरिए सारे जितने भी फंसे हुए व्हीकल है उन सबको अभी निकालने की मुहिम चल रही है। और इसके साथ पूरा ट्रैफिक आप देख सकते हो पीछे कितना लंबा ट्रैफिक हुआ है। सिर्फ 1 इंच बारिश में इतना पानी, घुटनों तक पानी हो जाने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया है। लोग काफी परेशान है। हालांकि आज के दिन पूरे अहमदाबाद में सारे स्कूल कॉलेज जिसमें छुट्टी थी, कल भी अहमदाबाद में रेड अलर्ट है। देखते हैं कल क्या होता है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ दूरसंचार टाइम्स ऑफ नवभारत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। तुंगनाथ धाम को जोड़ने वाले हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर टूट गया। बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी। हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। ये तस्वीरें जरा देखिए, दिल दहला देंगी ये तस्वीर। कैसे एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का जो है वो टूट कर नीचे आ जाता है, जिसके बाद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, किसी तरह का भारी नुकसान नहीं हुआ। और चलिए बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान हर मामले में भारत की नकल करता है।
अब जब सीजेपी के भी पाकिस्तान में कॉपी बन चुकी है, पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी पैदा हो चुकी है। लेकिन जिस मुल्क में फौजी जनरल बंदूकों से हुकूमत चलती हो, जिस मुल्क का जमहूरियत से दूर दूर तक नाता ना हो, उस पाकिस्तान में कॉकरोच के नाम पर क्या पाकिस्तानी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सत्ता को चुनौती दे पाएंगे? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया निसार साहब। वैसे भी पाकिस्तानों के हुक्मरानों के लिए पाकिस्तानियों की हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा है भी नहीं। वैसे जान लीजिए कि पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी की कॉपी बन गई है। नाम रखा गया है कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर CPP नाम से पार्टी का अकाउंट बनाया गया। इंस्टाग्राम पर इसके 1,12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। खास बात यह है कि इसकी पहल अमेरिका से हुई। न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे एक पाकिस्तानी ने इसकी शुरुआत की। लेकिन सवाल बाकी है कि क्या पाकिस्तानी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं? अब इसका जवाब आपको पाकिस्तानियों से ही मिलेगा। पड़ोस के आतंकी मुल्क में ऐसा ही होता है। हक मांगने पर सीधे गोली मार दी जाती है। और अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो यह तस्वीर देखिए। यह वही पब्लिक है जो पाकिस्तान के नकारा हुक्मरानों से अपना हक मांग रही है और 2 महीने से यह मांग की जा रही है, लेकिन बदले में सिर्फ जिल्लत और गोली मिल रही है। और यह बात पाकिस्तानियों को भी पता है। लाहौर से कराची तक की आवाम कब्जे वाले कश्मीर में कत्लेआम को साफ देख पा रही है। बॉर्डर पार के आतंकी मुल्क में ऐसा होता रहा है। हक मांगने वालों को गोली मिलती रही है। और ऐसा सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर में ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होता रहा है। पाकिस्तान में यह एक बार का किस्सा नहीं है। तारीखें गवाह हैं कि पड़ोस के मुल्क में जब भी आवाम ने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद की, तब तब गोली ही मिली। असल में इस्लामाबाद की हुकूमत से लेकर रावलपिंडी के फर्जी जनरलों के कानों तक सिर्फ दहशतगर्दों के धमाकों की आवाज पहुंचती है। यही वजह है कि भले ही पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी बन गई, लेकिन यह कुछ कर नहीं पाएगी। और यह बात पाकिस्तानी भी जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहां दमकता चमकता और तरक्की के साथ आगे बढ़ता हिंदुस्तान है, और कहां आतंकियों को पालने पोसने वाला पाताल में समा चुका पाकिस्तान। और यह बात कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार खुद कह रही है। नकवी ने आगे कहा कि पिछले 70 सालों से आतंक को पालने वाला पाकिस्तान जिस ढर्रे पर चल रहा है, वो अब काम का नहीं रहा। और जिन्ना के मुल्क के जर्जर सिस्टम को अगर सुधारा नहीं गया तो पाकिस्तान में आग लगनी तय है। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में बोल रहे थे। इस दौरान नकवी ने पाकिस्तान के पस्त लोकतंत्र का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नसीहत दे दी।